नमो नमः सर्वेभ्यः। कोणार्क की इस ऑनलाइन पाठशाला में एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संधि प्रकरण की इस प्रक्रिया में अपन अध्ययन कर रहे थे और संधि प्रकरण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जिस संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस संधि का नाम रहेगा अपना दीर्घ संधि। क्या नाम रहेगा? तो दीर्घ संधि। अब देखिए कि दीर्घ संधि करने का जो सूत्र है, दीर्घ संधि करने का सूत्र, दीर्घ संधि का सूत्र क्या आएगा? सूत्र आएगा अकः सवर्णे दीर्घः। क्या सूत्र आ रहा है? अकः सवर्णे दीर्घः। अब बात करते हैं कि ये अक क्या है। तो अक जो है वह है एक प्रत्याहार। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है? समान वर्ण होता है। दीर्घ का मतलब क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश। दीर्घ आदेश हो जाता है। अब देखो अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में यदि अपन माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र माहेश्वर कैसे चलते हैं? अ ई उ री ली क। अक प्रत्याहार में कौन कौन से बनाएंगे? अ ई उ री और लरी, ये सारे वर्ण जो होते हैं, ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? अक प्रत्याहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक कहलाते हैं। ठीक है, पढ़ा था अपन ने कि जब स्वरों की बात कर रहे थे तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी बताई? 9। अब जो 9 जो स्वर बताए उन 9 स्वरों में 5 स्वर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? ऋष्व होते हैं। और ऋष्व स्वरों को बताने के लिए हमेशा कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है? तो वह प्रत्याहार कौन सा हो जाता है? अक प्रत्याहार हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अक। अक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 5 होती है। और कौन कौन सी होती है? अ ई उ री लरी। ये कहता है कि अक वर्ण के पश्चात वापस क्या आ जाए? समान वर्ण ही आ जाए। अ के पश्चात वापस क्या आ जाए? अ ही आता है। उन वर्णों के स्थान पे ये वर्ण जो होते हमेशा कैसे हो जाते हैं? ये वर्ण हमेशा दीर्घ हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब वर्ण कैसे होने चाहिए? सवर्ण होने चाहिए, मतलब समान होने चाहिए। अब समान की बात करते हैं अपन, जैसे अ के साथ अ प्लस अ का संयोग करते अपन तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इसका मतलब ये अ जो है वो किसके समान आया है? अ के समान ही आया है। दोनों वर्ण क्या कहला रहे? समान कहला रहे। तब यहाँ पे कौन सा आदेश हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। दूसरा अक्षर कौन सा लेंगे? ई लेंगे। ई के पश्चात भी क्या आ जाए? ई। तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। उसके बाद में आता है ऊ। ऊ के पश्चात वापस क्या लेंगे? ऊ। तब दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? दीर्घ बन जाएंगे। और री के साथ वापस क्या मिलाएंगे? री। तो दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा? दीर्घ री बन जाएगा। और क्योंकि री का कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है, ये जब अपन ने वर्ण परंपरा पढ़ी थी तब अपने को पता है कि एकमात्र एक ऐसा स्वर है लरी जिसका कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है। और ए ओ आई औ ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनका कभी भी ऋष्व रूप नहीं होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि ऋष्व अभाव जो होता है वो तो ए ओ आई औ का होता है। और दीर्घ जो अभाव होता है हमेशा लरी वर्ण का होता है। लरी वर्ण के कभी भी दीर्घ रूप नहीं होते हैं। ये दीर्घ भेद से क्या माना जाता है? रहित माना जाता है। तब अपने पास में 4 वर्ण स्वीकार किए जाएंगे। कौन कौन से?
अ ई उ री, जिनके हमेशा क्या होते हैं, दीर्घ रूप होते हैं। एक बार इनको आप देख लीजिए अच्छी तरह से कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, किन किन वर्णों को जोड़ने से क्या क्या वर्ण हो रहे हैं। ठीक है, अब अपन यदि री वर्ण की बात करते हैं कि ली वर्ण कभी दीर्घ रूप नहीं होता, लेकिन एक इसका उदाहरण आता है जिसको मैं आपके सामने यहाँ लिख लेता हूँ। एक उदाहरण आता है इसका, होत्री धन लृकार। क्या आता है, होत्री धन लृकार। यहाँ पे भी क्या मिली हुई है, री मिली हुई है। यहाँ पे भी ल के अंदर क्या मिला हुआ, ली। जब अपन सवर्ण संज्ञा की बात करते हैं तो महर्षि कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा था कि री वर्णयो हो सावर्ण्यम मितः इति वाच्यम, कि री एवं ली दोनों वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न एवं उच्चारण स्थान अलग अलग होने के बाद भी इन दोनों वर्णों की हमेशा सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। तो सवर्ण संज्ञा होती है, इसका मतलब ये दोनों वर्ण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद में यहाँ पे जो हमेशा क्या होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा आगे। लेकिन एक इसका ली का उदाहरण यहाँ पे लिखा है। जब यहाँ पे हो री और री मिलके क्या बन जाता है, डबल री बन जाता है, बड़ी री बन जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, या री रिस होता है तो एक बार घुमाना है, और री दी दीर्घ होती है तो कितनी बार घूम जाता है, 2 बार। और फिर पीछे क्या बन जाएगा, लकार नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, होत्री कार हो जाएगा, लरी पूरा इसमें चला जाएगा। और इसको दूसरे प्रकार से लिखेंगे तब अपने पास में क्या हो जाएगा, होत्रिल कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होत्रिल कार। ये किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से नहीं करता है, एक बार इसको आप विशेष तौर से इसको देख लीजिए, फिर इसको अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा है। अब आप मुझे बताओ, यदि 2 प्रकार के शब्द दिए होते तो दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध माना जाता है। तब अपन पढ़ते हैं कि दोनों वर्ण क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ये पूरी ली इसमें चली गई, इसका मतलब शुद्ध रूप कौन सा होगा, ये होगा। लेकिन परीक्षा में ये होत्रिल का शब्द भी दिया हुआ होता है, तब अपन क्या देखते हैं, ल में से री इधर चली गई तो ल इधर बचेगा। नहीं, ये पूरा का पूरा एक ही स्वर है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे ये शब्द क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। और होत्रिकार जो शब्द है वो क्या माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना, प्रश्न पूछ ले, दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, अकह सवर्ण दीर्घ, और अक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। तब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, अक प्रत्याहार में 5 वर्ण होते हैं। और कौन कौन से होते, अ ई उ री ली। ठीक है, ये वर्ण वापस क्या आ जाए, समान आते हैं। उन स्थानों पे हमेशा कौन सा आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। ये सारे वर्ण क्या कहलाएंगे, दीर्घ आदेश वाले वर्ण कहलाते हैं। अब अपन पढ़ते एक एक वर्ण को लेकर के, एक एक वर्ण की संधि कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तब अपन एक एक वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम अ का लिख रखा है, तो सबसे पहले अपन अनियम के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रमशः जो चारों वर्णों का जो दीर्घादेश दिया हुआ आता है, उन चारों वर्णों को अपन क्रम वाइज एक एक वर्णों को नियम को पढ़ते हैं और समझते जाते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, बात करते हैं अपन सबसे पहले नियम की। सबसे पहले अपना जो पहला जो नियम लिख रखा है, वह नियम क्या लिख रखा है, अ के पश्चात देखो, अ के साथ में यदि अ जोड़ेंगे तब भी यहाँ पे कौन सा वर्ण बनेगा, आ वर्ण बनेगा। यदि मैं अ के साथ में आ जोड़ूंगा तब भी यहाँ पे क्या बनेगा, आ ही बनेगा। यदि मैं आ के साथ अ जोड़ूंगा तब भी कौन सा वर्ण बनेगा, आ वर्ण बनेगा। और यदि आ के साथ में भी आ जुड़ेगा तब भी कौन सा वर्ण बनेगा, आ वर्ण का निर्माण होगा। ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है सेम ऐसी की ऐसी ई में भी आएगी, ओ में भी आएगी, री में भी आएगी। ठीक है, तो ये जो चरण किसी का सहयोग होना सवर्ण चाहिए। आ जो रूप है वो भी किसका रूप माना जाता है, कई रूप माना जाता है। इसीलिए इन वर्णों को आपस में क्या कहा जाता है, सवर्ण कहा जाता है। क्योंकि अ का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है और आ का उच्चारण स्थान भी क्या होता है,
कंठ होता है। आ का अभ्यंतर प्रयत्न भी विपरीत होता है, तो अ का अभ्यंतर प्रयत्न भी क्या होता है, विपरीत। इसीलिए अ और आ दोनों जो वर्ण है वो आपस में क्या माने जा रहे हैं, स्वर माने जा रहे हैं, सवर्ण माने जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अपन उदाहरण लिखते हैं, पहला उदाहरण लिखा मैंने, यदि परम धन आनंद, दूसरा अक्षर लिखा मैंने, यदि सत्य धन अक्षर। अब यहां पे देखो कि इस य में भी क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, और पीछे अक्षर आ रहा है, इसमें भी क्या मिला हुआ है, अ। दोनों का संयोग होगा तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। अब अपन देखते हैं कि इस यह जो है इसमें से अपन ने क्या निकाला है, अ निकाला है। यह कैसा हो गया, हलंत हो गया। दोनों को मिलाने से क्या प्राप्त हुआ है, आ प्राप्त हुआ है। अ इधर चला गया, पीछे शेष क्या रहा है, क्षरह रहा है। क्या क्षर। अब यह हलंत है, यह में पीछे स्वर मिलेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, सत्या, और पीछे क्या जोड़ देंगे, क्षरह, शब्द क्या बन जाएगा, सत्याक्षरः, सत्याक्षरः बन जाएगा। परम प्लस आनंद, यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, परम में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है। दोनों को मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। म में से क्या निकाल दिया, अ निकाला, म कैसा रहेगा, हलंत रहेगा। दोनों को मिलाने से क्या बना है, आ बना है, पीछे आ चला गया, शेष क्या रहा है, नंद। क्या शेष रहा है, नंद। अब देखो म में क्या मिला, आ मिला, म की जगह क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा, पीछे क्या जोड़ेंगे, नंद, शब्द क्या बन जाएगा, परमानंद, शब्द क्या बन जाएगा, परमानंद, शब्द का निर्माण हो गया है। अब बात करते हैं अपन कुछ अन्य उदाहरणों की। अन्य उदाहरण मैं आपके सामने और लिख लेता हूं, आप इन उदाहरणों को जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में सोल्व करिए। सब लिखा मैंने, ग्राम प्लस आगतः, क्या लिखा, ग्राम धन आगतः। फिर लिखा शिव धन आयाति, क्या लिखा, शिव धन आयाति। कुछ उदाहरण और लिखता हूं मैं आपके सामने, जैसे सब लिखा मैंने, विजय धन अर्थिनः, विद्या धन अर्थी, शिक्षा धन अस्ति, एव धन अपि। फिर लिखा सदा धन आनंदः, सदा धन आनंदः। कर प्लस कर धन अग्रम, कर धन अग्रम। वेद प्लस अंतः, वेद धन अंतः। जय प्लस अजयः, जय धन अजयः। फिर है केश धन अंतः, क्या है, केश धन अंतः। फिर है शरण प्लस आपन्नः, शरण धन आपन्नः। ये उदाहरण आपके सामने लिखे। अब इस उदाहरण को अपन जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। पता है यह में क्या मिल रहा है, एक और मिल रहा है, तब अपना शब्द क्या बन जाएगा,
विजयार्थिनः, विजयार्थिनः। फिर शब्द क्या बनेगा, ध में एक या और मिला तो शब्द क्या बन जाएगा, विद्यार्थी बनेगा। शब्द पहले से दीर्घ है, एक और मिलेगा तो भी दीर्घ ही रहेगा, शिक्षार्थी। फिर ए में व में आ मिलेगा तो एक वाह बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, एवापी। सदा पहले से दीर्घ है, एक और मिलेगा तभी सदा नंदः। उसके बाद आ जाएगा क र में अ मिला रा, पीछे क्या जोड़ेंगे, ग्रम, शब्द क्या बन जाएगा, कराग्रम। वेद प्लस अंत द में आ मिलाएंगे दंत, वे शब्द क्या बन जाएगा, वेदांत बनेगा। फिर जय अ मिलाएंगे या, पीछे जय और जोड़ देंगे, जया जयः। केश प्लस अंत श में अ मिलाया शा, पीछे अंत, शब्द क्या बन जाएगा, केशांतः। ग्राम प्लस आगत में म में आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रामागतः, ग्रामागतः। और शिव प्लस आयाति में शिवायाति, शिवायाति। और शरण प्लस आपन्न में शरणापन्नः, शब्द क्या बन जाएगा, शरणापन्नः। तो अपन इन उदाहरणों के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से आ का संयोग होता है और दा का रूप जो निर्माण होता है उसको अपन ने अध्ययन किया। अब अपन आगे कौन सा स्वर ले लेते हैं, ई स्वर ले लेते हैं। कौन सा स्वर लेंगे, ई। अब ई स्वर को लेकर के अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से ई के जो स्वर है उनसे किन किन स्वरों का अथवा किन किन शब्दों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से अपन ने अ का निर्माण करा है उसी प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा, आ और ई का निर्माण भी होगा। अब अपन उदाहरण ले लेते हैं कौन से वर्णों के बारे में, ई वर्ण के उदाहरण ले लेते हैं कि सबसे पहले क्या नियम दे रखा है, नियम दे रखा है कि यदि ई के पश्चात क्या आ जाए, ई या ऋष भी हो सकती है या दीर्घ भी हो सकती है। ऋष होगी तब भी क्या निर्माण होगा, दीर्घ का, ठीक है। तो दोनों प्रकार की ई हो सकती है, पैरों में छोटी बड़ी हो सकती है और प्लस के बाद में भी क्या हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है। दोनों के स्थान पे हमेशा कौन सा आदेश हो जाता है, दीर्घ ई आदेश हो जाता है। उस दीर्घ ई के बारे में किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है उसका अध्ययन अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो शब्द लिखा यदि अपन ने नदी, शब्द क्या है, नदी, और पीछे लिखा अपन ने ईश, शब्द क्या है, नदी धन ईश। अब देखो यहाँ पे कि नदी में यहाँ पे कौन सी मिली हुई है, दीर्घ मिली हुई है, और बाद में भी यहाँ पे कौन सी आ रही है, दीर्घ आ रही है। दोनों को मिलाकर के यहाँ पे कौन सी का निर्माण हो जाएगा, तो दोनों को मिलाकर के यहाँ पे हमेशा दीर्घ का निर्माण हो जाता है। अब नदी में देखो दी में से ई निकाल दी, तो ये द जो है वो कैसा रहेगा, हलंत रहेगा। दोनों को मिलाने से यह कौन सी ई बनी, दीर्घ बनी, पीछे की ई चली गई, शेष क्या रहा है, शेष रहा है शह। अब द में क्या मिलाएंगे, ई मिला देंगे, शब्द का निर्माण क्या बन जाएगा, नदी श बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नदी श, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे किस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण हुआ है कि किस प्रकार से ई को जोड़ा जाता है। जब पूर्व में होती जो ई स्वर हो उसको निकालेंगे, व्यंजन में से कैसा हो जाता है, हलंत हो जाता है। बाद में आने वाले स्वर को जोड़ेंगे, दोनों मिलके कैसे हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। वापस इसके यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे वापस दीर्घ की मात्रा का प्रयोग हो जाता है। देख लीजिए, अपन कुछ उदाहरणों को और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लिया, कुछ उदाहरण आपके सामने और प्रस्तुत करता हूँ मैं, जितने ज़्यादा उदाहरण हो सके, क्योंकि सबसे सरल संधि दीर्घ में जहाँ पे आ ई बड़ा ऊ बड़ी री की मात्रा दिखाई देती है वहाँ हमेशा कौन सी संधि मानी जाती है, दीर्घ संधि मानी जाती है, ठीक है। शब्द लिखा मैंने यदि रजनी धन ईशः, रजनी धन ईशः, फिर सुधी धन इंद्र। एक बात याद रखना कि जहाँ पे इंद्र की बात आती है तो इंद्र में इंद्र ई की मात्रा में सा ऋष्व होती है, और ईश अथवा ईश्वर की बात आती है वहाँ में सा
ई की मात्रा जो होती है हमेशा कैसी होती है, दीर्घ मानी जाती है। ये मात्राओं का क्रम आप ध्यान में रखना है। फिर है सची और इंद्र, तो सची धन इंद्र, सची धन इंद्र। फिर लक्ष्मी धन इति, लक्ष्मी धन इति, लक्ष्मी धन इति। फिर एक कवि, कवि में मात्रा कैसी होती है, हमेशा ऋषु होती है, कवि धन ईश। फिर फणि धन इंद्र, फणि धन इंद्र। फिर प्रतिधन इक्षते, प्रतिधन इक्षते। फिर अस्ति, क्या है, अस्ति प्लस इदम, अस्ति धन इदम। ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे। अब इन उदाहरणों में भी अपन देख लेते हैं किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। यहाँ पर भी देखो दीर्घी दे रखी, यहाँ पर भी दीर्घ दे रखी, दोनों को मिलाएंगे तब भी यहाँ पे शब्द का निर्माण क्या होगा, दीर्घी होगा। नी बड़ी जोड़ दी, फिर पीछे क्या जोड़ेंगे, शह, शब्द क्या बन जाएगा, रजनीशः। उसके बाद में बात करते आगे, दी पहले से दीर्घ है, ये इसमें चली जाती है, पीछे क्या रहेगा, इंद्र, शब्द क्या बन जाएगा, शुद्धिंद्र। फिर शची में पहले से दीर्घ है तो बड़ी दीर्घ रहेगी, ये इसमें चली जाएगी, पीछे क्या रहेगा, इंद्र, शब्द क्या बन जाएगा, शचिंद्र। फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी में मात्रा पहले से दीर्घ है, ठीक है, ये चली गई, पीछे से ती जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, लक्ष्मी ती। कवि में मात्रा पहले से ऋष्व है, ये ई जाके इसमें मिलेगी, मात्रा कैसी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, पीछे श जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, कविश बनेगा। फिर उसमें बाद फणी में मात्रा कैसे, ऋषु है, दीर्घ करेंगे, दीर्घ हो जाएगी, इंद्र जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, फणींद्र। प्रति की मात्रा छोटी है लेकिन ये इसमें मिलेगी, ती की मात्रा कैसी हो जाएगी, बड़ी, पीछे क्या जोड़ेंगे, क्षत, शब्द क्या बन जाएगा, प्रतीक्षते। और फिर अ स हलंत, ती में मात्रा कैसी हो जाएगी, बड़ी, ये ती, पीछे दम जोड़ देंगे, शब्द क्या बन जाएगा, अस्तिदम, शब्द क्या बन जाएगा, अस्तिदम। इस प्रकार से अपन ने देखा कि यहाँ पे ई के नियम किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब अपन आगे के नियम में पढ़ते हैं कि तीसरा जो नियम है अपना, वो तीसरा नियम अपना ऊ का नियम है। तीसरा नियम क्या है अपने पास में, ऊ का नियम क्या कहता है कि यदि ऊ के पश्चात यदि पूर्व में ऋषि भी हो सकता है अथवा दीर्घ भी हो सकता है, लेकिन उसके पश्चात भी वापस क्या आ जाता है, दोनों प्रकार में किसी प्रकार का ऊ आता है, वहाँ पर भी हमेशा दीर्घ संधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी संधि का, तो पहला ऊ का नियम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या नियम है, ऊ ऋषि भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, और उसके पश्चात वापस भी क्या आ जाए, ऋस्व ऊ आ जाए अथवा दीर्घ ऊ आ जाए। दोनों को मिलाने के बाद वहाँ पे हमेशा कौन से ऊ का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ ऊ का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण में लिखूं, यदि आपके पास में सब लिखा मैंने वधु, क्या लिखा, वधु प्लस उपदेश, क्या लिखा है, वधु धन उपदेश। याद रखना कि वधु में मात्रा हमेशा दीर्घ होती है और उपदेश में मात्रा हमेशा ऋस्व होती है। मात्राओं का क्रम अपने को याद में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊ जो है वह कैसा है, दीर्घ है, और यहाँ पे जो ऊ आ रहा है वह ऊ कैसा है, ऋस्व है, लेकिन दोनों ऊ को मिलाएंगे, ऊ कैसे बन जाएंगे, दीर्घ बनेगा। अब देखो वधु में से ऊ निकाल दिया, यहाँ पे जो ध बचेगा वह ध कैसा होगा, हलंत होगा। दोनों को मिलाने से क्या बना है, दीर्घ बना है। पीछे क्या जोड़ेंगे, ऊ चला गया तो पदेश शेष रहा, क्या शेष रहा, पदेश। अब देखो द में क्या मिलाएंगे, ऊ मिला देंगे तो दू की मात्रा पहले से दीर्घ थी, वापस भी क्या रहेगी, दीर्घ रहेगी। पीछे क्या जोड़ देंगे, पदेश, पीछे क्या जोड़ देंगे, पदेश। शब्द का निर्माण हो गया और वो शब्द अपना क्या बन गया,
वधूपदेशः। क्या शब्द बन गया है? वधूपदेशः। यहाँ पे हमेशा जहाँ पे भी ऊ आएगा वो ऊ कैसा होगा? अपना दीर्घ ऊ होगा। वहाँ पर भी हमेशा कौन सी संधि का प्रयोग किया जाएगा? वहाँ पर भी संधि आ जाती है, हमेशा दीर्घ संधि का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य और उदाहरणों के माध्यम से अपन देख लेते हैं और अन्य दीर्घ संधि के उदाहरण और कौन कौन से हो सकते हैं। शब्द लिखा, यदि कटु प्लस उक्ति ही, कटु धन उक्ति ही। शब्द लिखा, सुधन उक्ति ही, सुधन उक्ति ही। फिर वधूधन उल्लासः, वधूधन उल्लासः। फिर विष्णुधन उदयः, विष्णुधन उदयः, विष्णुधन उदय। फिर शिशु, शिशुधन उक्ति ही, शिशुधन उक्ति ही। लघुधन उक्ति ही, लघुधन उक्ति ही। उसके बाद में आ जाएगा आपके शिशुधन उक्ति, विद्युतन उक्ति, शिशुधन उदय, मानवधन, साधु प्लस उक्ति। ठीक है, ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे, देख लीजिए इनको, उदाहरणों को जल्दी से जल्दी। एक उदाहरण और है, जैसे भू प्लस ऊर्ध्वम। अब इन उदाहरणों को अपन देख लेते हैं जल्दी। शब्द लिखा है कटु, पता अपने को टू की मात्रा कैसे करनी, दीर्घ करनी, क्योंकि एक जाके वो मिला, पीछे क्या हो जाएगा? ती ही। शब्द क्या बन गया? कटुक्ति। सु में भी वो मिला, सु की मात्रा कैसी होगी? दीर्घ, पीछे क्या जोड़ेंगे? ती। शब्द क्या बन गया? सुक्ति। फिर वधु की मात्रा पहले से दीर्घ है, ये वो इसमें चला गया, शब्द क्या बना? वधुल्लासः। फिर विष्णु, नु दीर्घ, फिर पीछे क्या जोड़ेंगे? दयः। शब्द क्या बन जाएगा? विष्णु दयः। फिर लिखा शिशु, ओ की मात्रा कैसी होगी? दीर्घ हो गई, पीछे ती जोड़ेंगे, शब्द का निर्माण क्या हो जाएगा? शिशुक्ति ही। फिर लिखा लघु, लघु में ओ की मात्रा दीर्घ हो गई, पीछे ती जोड़ेंगे, शब्द का निर्माण क्या हो गया? लघुक्ति ही। फिर लिखा साधु में ओ की मात्रा, पीछे क्या जोड़ेंगे? ती ही, शब्द क्या बन जाएगा? साधुक्ति ही। भू की मात्रा पहले से दीर्घ है, ओ इसमें मिल गया, शब्द का निर्माण हो गया है भूर्ध्वम। क्या हो जाएगा? भूर्ध्वम। और सेम इसको और लिख सकते हैं अपन, जैसे भू धन उष्मा, उमी की उष्मा, भू ऊ चला गया तो क्षमा। ये इस प्रकार से अपन ने किसके उदाहरण देखे हैं? ऊ के उदाहरण देखे। अब अपने पास में जो अंतिम स्वर बचता है, अंतिम स्वर कौन सा बच जाता है? री स्वर बचता है। कौन सा स्वर बचता है? री। री का उल्लेख और कर लेते हैं, तब अपने को पता चल जाएगा ये दीर्घ संधि में किस प्रकार से री जो होती है वो हमेशा दीर्घ हो सकती है और किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है, उस री के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। री के बारे में देखो, री को दो प्रकार से लिखा जाता है। ये ऋस्व री है, और यदि इसको गांठ लगा के लिखेंगे तो ये री कैसी हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वापस री अथवा री आता है, तब यहाँ पे जो री बनेगी वो कैसी बनेगी? दीर्घ री बनेगी। इसका अध्ययन अपने को करना है।
शब्द लिखा मैंने पितृ प्लस ऋणम। अब देखो कि त्री में जो री मिली हुई वो री कैसी है, ऋस्व है, और बाद में जो ऋणम की जो री आ रही वो री कैसी है, दीर्घ है। दोनों री को जब मिलाएंगे, दोनों री जब मिलेगी तब भी वहाँ पे कौन सी री बन जाएगी, दीर्घ री बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, दीर्घ। अब देखो त्री में से अपन क्या निकाल रहे, री निकाल रहे हैं, तो ये जो त बचेगा वह त कैसा रहेगा, हलंत रहेगा। दोनों को मिलाने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, दीर्घ री बन गई। पीछे ये री चली गई, शब्द क्या बचा, अणम बचा। शब्द क्या बचा है, अणम। अब आप देखो त में क्या मिलाएंगे, री मिलाएंगे, तो पी त एक री होती है ऋस्व, वो एक बार चलती है, लेकिन ये री कौन सी, दीर्घ करनी है, तो अपने को कितनी बार घुमाना है, 2 बार। पीछे क्या जोड़ देंगे, णम। शब्द का निर्माण हो गया, और वो शब्द कौन सा बन गया है अपना, पितृणम बन गया। शब्द कौन सा बन गया है, पितृणम। सेम इसी प्रकार से अन्य उदाहरण और भी हो सकते हैं। शब्द हो सकता है अपना भ्रातृ प्लस ऋणम, भ्रातृ प्लस ऋणम। शब्द है अपना कर्तृ प्लस ऋतु, कर्तृ धन ऋतु। शब्द है पितृधन आदेश, शब्द है अपना पितृधन आदेश। शब्द है भ्रातृधन रिधि, भ्रातृधन, भ्रातृधन रिधि। शब्द है अपना होत्री प्लस ऋकार, शब्द है होत्रीधन ऋकार। फिर शब्द है होत्रीधन ऋषय, होत्रीधन ऋषय, होत्रीधन ऋषय। फिर मातृ प्लस ऋणम, क्या है, मातृ प्लस ऋणम। अब देखो एक उदाहरण अपन ने पहले पढ़ लिया था, कौन सा पढ़ लिया था कि होत्री धन ऋकार, क्या पढ़ा था, होत्री धन ऋकार। तो अपन ने पढ़ा था कि होत्री, ये दोनों ऋ दीर्घ बनेगी तब भी वहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, होत्री कार बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि री भी किसमें मिल जाए, सवर्ण संज्ञा होने के कारण री का क्या बन जाता है, दीर्घ रूप बन जाता है। अब अपन इसके उदाहरण की बात करते हैं, तब अपन पढ़ते हैं भ्रा, त के नीचे क्या आ जाए, री 2 बार, री इसमें चली गई, पीछे शेष क्या रहा, पीछे शेष रहा अणम। उसके बाद में कर्त, री 2 बार घुमानी है, पीछे क्या जोड़ देंगे, तुहु। शब्द क्या बन जाएगा, कर्तृतुहु। उसके बाद पितृ लिखा है, र कितनी बार, 2 बार, आ चला गया, सॉरी पितृधन रिधि ही करते हैं, पितृधन रिधि ही। तो पितृधन रिधि का क्या बन जाएगा, पितृरिधि ही। फिर भ्रातृ 2 बार, पीछे धी जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, भ्रातृरिधि ही। होत्री आया है, होत्री में भी री 2 बार दीर्घ हो जाएगी। उसके बाद में री चलेगी, पीछे क्या जोड़ेंगे, कारह। शब्द क्या बन जाएगा, होत्रीकारह। फिर अपन शब्द लिखा होत्रीधन ऋषय, शब्द क्या बन जाएगा, होत्रिषय। और फिर शब्द लिखा मातृ 2 बार, फिर पीछे ण म, शब्द क्या बन गया, मातृणम। ये शब्द कहाँ दिखाई देंगे अपने को, दीर्घ री का जो प्रयोग होता है वह हमेशा मातृ, पितृ, भ्रातृ, होत्री जो शब्द होते हैं उन शब्दों का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन करते समय ये जो री होती है हमेशा दीर्घ मानी जाती है। ये हमेशा दीर्घ री का प्रयोग केवल मातृ, पितृ शब्द और ऋकारांत कोई भी शब्द होता है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनाते समय इनका प्रयोग किया जाता है, अन्यत्र इसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं होता है। तो दोस्तों आज अपन ने देखा कि दीर्घ संधि का सूत्र, दीर्घ संधि से बनने वाले शब्द, दीर्घ संधि में अक प्रत्याहार मानने वाले वर्णों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है,
आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जितना भी समझ में आता है आप अपनी कॉपी रखो, उदाहरणों को, नियमों को नोट करते जाओ। धीरे धीरे ये संधि प्रकरण आपके लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगली संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।